Welcome back to Study Lover. Let's go. डियर स्टूडेंट, आज हम पाषाण सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें आपको मैंने बताया था कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आज हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन मैं फिर से आपको रिकॉल यानी फिर से बता दे रही हूँ। पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और मध्य पाषाण, ये उत्तर पूरा पाषाण। ठीक है, वैसे तो ये 3 भागों में आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ जल्दी में। पूर्व पूरा पाषाण में आग की खोज हुई थी। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको हमेशा याद रखना है कि पूर्व पूरा पाषाण में ही आग की खोज हुई थी। या फिर आपसे अगर पूछा जाएगा कि ऑप्शन में अगर रहेगा पूर्व पूरा पाषाण, तो आप पूर्व पूरा पाषाण मारिएगा टिक, या फिर पूरा पाषाण रहेगा तो पूरा पाषाण टिक मारिएगा। ठीक है, इसमें आपको जो इस युग के जो हथियार थे वो, ठीक है, जो हथियार मतलब जो औजार हुआ करते थे वो क्रोड तकनीक से मतलब क्वाड्राइट पत्थर के बने होते थे। ठीक है, ये इस मतलब पूर्व पूरा पाषाण की मुख्यता है। ठीक है, थोड़ा इस औजार के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मुख्यतः मतलब इस काल में खंडक और गंडासा मेन उपकरण हुआ करता था कि मतलब ज़्यादातर इसे इस्तेमाल किया करते थे। इस समय में जो मानव होते थे वो खाना बदोश होते थे, मतलब वो सिर्फ खाने के लिए ही जीते थे। आखेट करते थे यानी कि शिकार करते थे और उससे इसे अपना वो जीवन चलाते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं मध्यपूरा पाषाण। मध्यपूरा पाषाण में आपको बस इतना याद रखना है, इस काल के जो हथियार होते थे वो सल्क विधि से चट और जेस्पर जैसे पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। ठीक है, यानी कि इस युग में जो औजार बनते थे वो सल्क विधि द्वारा बनाए जाते थे, और उस वक्त जो पत्थर जो उपयोग में लाए जाते थे औजार बनाने के लिए, चट और जेस्पर। ठीक है, ये 2 तरीके के पत्थर के ही मतलब ये एक तरह का पत्थर होता है, ये वो 2 पत्थरों को यूज करके या उपयोग करके ये मतलब औजार बनाए जाते थे। उस वक्त जो मतलब औजार का मतलब जो उन 2 पत्थरों से औजार बनाए जाते थे उनके नाम ऐसे हैं, खुरचनी, ठीक है, फलक, वेधक, वेधनिया और इत्यादि, मतलब और जो मनाए जाते थे, लेकिन ये मेन हुआ करते थे जिसमें फलक और वेधनिया जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, मतलब इस्तेमाल किया जाता था, उपयोग किया जाता था, ये भी बोल सकते हैं आप। इसके बाद थर्ड पे आते हैं उत्तर पूरा पाषाण। उत्तर पूरा पाषाण में याद रखिएगा कि ज्ञानी मानव का जो उदय हुआ था, यानी कि यहाँ से इंसान थोड़ा सा समझदार होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद हड्डियों का औजार के रूप में भी प्रयोग इसी काल से स्टार्ट हुआ, उत्तर पूरा पाषाण, यानी कि जहाँ से पूरा पाषाण बीत रहा था इसलिए इसे उत्तर पूरा पाषाण कहा गया। और चित्रकारी का उदय भी इसी काल में हुआ था। इस काल में लंबे प्रस्तर फसल वाले औजार यूज किया जाते थे, मतलब जो थोड़ा लंबे होते थे जिसको हाथ में पकड़ा जा सकता था, यानी कि आप सोच लीजिए जैसे कि कोई पत्थर है उसमें ये मतलब लकड़ी बांध दिया गया, वो लंबा हो गया, तो उस तरीके का औजार उत्तर पूरा पाषाण में उपयोग किया जाता था। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ये नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कुछ भी मतलब नोट्स के बारे में डाउट है कि मैम हमको और ज़्यादा मतलब डिस्क्रिप्शन के साथ नोट्स चाहिए, तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इस काल में जो चित्रकारी का जो उदय हुआ था, ठीक है, तो वो भीमबेटका, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका की गुफाओं में और आदमगढ़ की गुफाओं में जो चित्रण शैली है वो देखने को मिलती है, वो उत्तर पाषाण से ही, मतलब उत्तर पाषाण में आपको काफी ऐसे वहाँ पे चित्रकारी है जो उत्तर पाषाण के समय की भी है, जो आपको भीमबेटका और आदमगढ़ के गुफाओं में मिलेगी। ठीक है,
एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, पूरा पाषाण काल का जो समय काल है वो 25 लाख बीसी से या ईसा पूर्व से आप लिख सकते हैं, या हाँ ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक है, या बीसी। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल का आप लिख सकते हैं 12,000 ईसा पूर्व से लेके 5,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इस युग में मेनली आप ये बोल सकते हैं जो पूरा पाषाण काल में जो औजार हुआ करते थे वो बड़े बड़े होते थे। तो मध्य पाषाण काल में एक तो वो औजारों का जो लेंथ है, या वो बड़े होते, तो इस काल में उसी औजारों को थोड़ा छोटा बना दिया गया और नोकीला बना दिया गया, ताकि उसे शिकार करने में आसानी हो, सुविधा हो। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, अंत्योष्टि कार्यक्रम जो होता है, जैसे कि हमारे जीवन काल में जितने भी संस्कार होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि जनेऊ, मुंडन, ये सब कुछ भी होता है। इसी तरीके से अंत्योष्टि जितना भी इंसान के जीवन में का संस्कार थे वो सारे इसी काल से प्रारंभ हुए थे। लाशों को सही तरीके से दफन, जलाना और विधिवत तरीके से, तो इस काल से शुरू हुआ था। इस काल में नालिका विधि से औजार बनाना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, मध्य पाषाण काल में नालिका विधि से औजार बनाए जाते थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीनतम स्थान इलाहाबाद का सराय नाहर है, ये याद रखिएगा, सराय नाहर है। ठीक है, और यह पूर्व पाषाण काल से क्रमबद्ध तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मध्य पाषाण काल के इस स्तर पर सराय नाहर राय से स्तंभगत पाए गए। स्तंभगत का मतलब क्या होता है? ऐसे गड्ढे जिसमें स्तंभ लगाए गए हैं। यह प्रमाण माना जाता है कि मानव अब अपने निवास के लिए आवास का निर्माण करने लगे थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इस काल से और हमें क्या पता चलता है, एक और इम्पोर्टेंट जगह है, एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल बागौर है। यहाँ से पशुपालन प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए थे, बागौर से। ठीक है, ये भी यूपी में ही है। बागौर की पहचान एक विस्तृत आवास स्थल के रूप में भी की गई थी। यहाँ फर्श बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और फूस क्या होता है? फूस के वायुरोधी यानी कि जो हवा को रोकने के लिए जो जैसे पर्दा होता है ना, वायु को रोकने वाला पर्दा, ठीक है, उसको फूस वायुरोधी या फूस कहा जाता था। इसका भी प्रमाण मिला था बागौर में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ से खुदाई के दौरान ऐसे नर कंकाल मिले हैं जो सुनियोजित तरीके से दफनाए गए हैं। मैंने आपको बोला था ना कि इसी काल से अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ था, सही तरीके से दफनाना या सही तरीके से लाश को जलाना या जो भी है वो इसी काल से स्टार्ट हुए थे। इस काल में खेती तो प्रारंभ हो गई थी, लेकिन सही तरीके से खेती का प्रारंभ यानी कि अगर कहा जाए तो सुनियोजित तरीके से खेती नवपाषाण काल से मानी जाती है। ठीक है, अब हम लोग नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। नवपाषाण काल का समय 5,000 बीसी यानी ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व यानी बीसी तक था। ठीक है, इसमें आपको याद रखिएगा कि पहिए का खोज इसी में हुआ था, इसी काल में पहिए का खोज हुआ था। कृषि सही तरीके से यानी कि सुनियोजित तरीके से कृषि भी नवपाषाण काल में ही हुई थी। मृत भांड भी इस काल में काफी ज्यादा मात्रा में खुदाई में प्राप्त हुए हैं नवपाषाण युग के। ठीक है, इस काल का तकनीकी आधार पॉलिशदार औजार यानी कि पॉलिश के जो औजार होते थे, उपकरण भी या पॉलिशदार होते थे। इस काल के जो औजार होते थे वो पॉलिशदार होते थे।
नवपाषाण युग भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक क्रांति है, क्योंकि इस युग में कृषि की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ग्रामीण जीवन का विकास हुआ। इसके साथ ही प्रारंभिक शिल्प के रूप में कुंभनकारी चाक का प्रयोग का भी उदय हुआ था। मतलब ड्राइंग्स या चित्र जो होता था वो सब करना भी अच्छे से मतलब बनाना, उसमें उसको सजाना, वो सब कुछ इसी काल से अच्छे से मतलब प्रारंभ हुआ था। भारतीय संदर्भ में खाद्यान्नों उत्पादन का सबसे प्राचीनतम स्थान बलूचिस्तान के मेहरगढ़, मतलब आप सोचिएगा कि मेहरगढ़ तो पाकिस्तान में है, लेकिन अगर भारतीय महाद्वीप बोलेंगे तो पाकिस्तान तो हाँ भारत का ही है, बस वो लोग ले लिया है, हम लोग दान में दे दिए। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, कपास उगाते थे तथा स्थिर ग्रामीण जीवन प्रवेश कर चुका था। मतलब कि जहाँ लोग रुक सके, जहाँ पे जैसे कि कैसे हम लोग सोसाइटी बना करके रहते हैं, वैसे ही वहाँ पे स्थिर यानी कि एक जगह रह करके वहाँ पे वो लोग अपना जीवन शैली और अपना जीवन व्यतीत करना या मतलब एक साथ रह करके मतलब अपना जीवन चलाते थे। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा यहाँ ये जो मतलब मेहरगढ़ जो था वहाँ पे 7000 ईसा पूर्व के आसपास का मतलब वहाँ पे साक्ष्य मिला था कि वहाँ पे खेती की जाती थी। ठीक है, मेहरगढ़ में। और किस चीज़ की खेती की जाएगी अगर ये पूछा जाएगा तो आप गेहूं और जौ बोलिएगा। अगर जौ होगा ऑप्शन में तो जौ पे टिक कीजिएगा, अगर गेहूं होगा तो गेहूं पे कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे इसके बारे में और जानते हैं। उसके बाद हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में भी आप थोड़ा जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में नवपाषाण युग के प्रारंभ लगभग 2700 ईसा पूर्व में हो गया था। इसका जो मतलब साक्ष्य है वो बुरहोम या गुफराल यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं। इन दोनों जगह से गड्ढे के घर अर्थात गर्तवास प्राप्त हुए हैं। बुरहोम की विशेषता यह है कि मृतकों के साथ यहाँ कुत्ते भी दफनाए जाते थे। मतलब जो लाश है मालिक का तो उसके साथ कुत्ते को भी यहाँ पे दफनाया गया है, जिसका अवशेष मतलब खनन के द्वारा मिला है। तो ये भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि आपको पता है कि कुत्ता मतलब मालिक के साथ कुत्ते दफनाने की परंपरा कहाँ की है, तो ये चीनी परंपरा थी, जो कि जम्मू कश्मीर में भी मतलब इसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अब हम लोग अगर ये पूर्व के बारे में जाने तो पूर्व भारत के एक महत्वपूर्ण नवपाषाण युगीन स्थल पटना के निकट चिरांद आप सारण जिला में पड़ता है, जो कि बिहार में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे जानते हैं हम इसके बारे में। यहाँ पर हड्डियों के औजार प्राप्त हुए थे, वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में हुए थे। और अगर पूछा जाएगा कि किसके हड्डी थी या मतलब किस जानवर का हड्डी था या मतलब किसका नर कंकाल था या किसका हड्डी था, तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जितने भी मतलब हड्डियों के औजार पाए गए थे उसमें सबसे ज़्यादा हड्डियाँ हिरन की थी। ठीक है, अगर जानवर पूछेगा तो वैसे इतना डीप क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट फिर भी आप याद रखिए। पूर्वी भारत के स्थल से चना उगाने का भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, नवपाषाण संस्कृति के प्रारंभ प्रमाण उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के बेलन घाटी से भी प्राप्त होते हैं और यह स्थल 6000 ईसा पूर्व का है। जो जहाँ पे मतलब प्रमाण जहाँ पे मिला है, वो जो स्थान है वहाँ पे जो प्रमाण है वो 6000 ईसा पूर्व, मतलब कि आप लगभग अगर बोला जाए तो आप बोल सकते हैं कि ये प्रमाण जो है ये आपका मध्यपाषाण काल से मतलब रिलेटेड है। लेकिन जितने भी इसमें काल है ना, कुछ आगे पीछे ऐसे होते ही रहे हैं, इसीलिए आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मैम ने तो ये समय पढ़ाया था और इसमें ये समय लिखा हुआ है, तो ज़्यादातर ऐसे आगे पीछे लिखे रहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थल
कोल्डिवा था जहाँ से चावल उगाने का सबसे प्राचीनतम मतलब प्रमाण मिला है। ये कोल्डिवा पहले था, ठीक है। और अभी जो हाल फिलहाल में जो खोज हुई है उससे आप याद रखिएगा कि अभी सबसे मतलब नवीनतम यानी कि सबसे पुराना जो प्रमाण है उसका अभी जो नया में खोज हुआ है वो लोहरा देव है, ठीक है। चावल का सबसे पहला साक्ष्य वहीं का है। और अगर पूछा जाए कि ये कब का है तो आप याद रखिएगा 8000 ईसा पूर्व। तो ये आपका कोल्डिवा से भी पहले का है। अगर ऑप्शन में ये लोहरा देव नहीं रहेगा, कोल्डिवा रहेगा, तो आप कोल्डिवा मारिएगा टिक। और अगर कोल्डिवा ने लोहरा देव भी ऑप्शन में रहेगा और पूछेगा भारत का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य चावल या कृषि का कहाँ से मिला है, तो वो लोहरा देव से मिला है, ठीक है। ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप बेलन घाटी एकमात्र ऐसा जगह है जहां से पूर्व पाषाण काल से नवपाषाण काल तक के प्रमाण क्रमबद्ध तरीके से, मतलब कि सीक्वेंस वाइज, यानी कि एक के बाद एक काल जैसे जैसे पार हुआ वैसे वैसे वहां पे प्रमाण मिलते गए हैं। आज तो इतना मैंने आपको बता दिया। तो अब हम लोग आगे कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर आपको कुछ भी मुझे सजेशन देना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपसे कुछ भी छूटे, मैं सारा चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। मैं ज़्यादातर वीडियोस देखती थी जब यूट्यूब में, तो काफ़ी कम पढ़ाया जाता था और ज़्यादा मतलब लोग चाहते थे कि मतलब पैसे दे करके, तो मैं वो नहीं चाहती। आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप पढ़िए। अगर आप इसमें भी और डिटेल से चाहिएगा तो मैं और डिटेल से आपको बता दूंगी। आपको अदर बुक ज़्यादा बुक खरीद करके अपने घर में ढेर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल तो इतना काफ़ी है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।